नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पूरी ताकत देने के लिए प्रतिबद्ध है। बागलकोट की रैली में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य में बढ़ती कट्टरपंथी वारदातों पर जनता को किया आगाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में बेबाकी से सभी मुद्दों पर रखी राय। कहा, भाजपा को वोट देने का मतलब विकास और बेहतर भविष्य के लिए वोट देना। इस चुनाव में दक्षिण भारत के नतीजे कई मिथकों को करेंगे चकनाचूर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के महबूबाबाद में की चुनावी रैली। कहा, बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के झंझारपुर और बेगूसराय की रैली में कहा, घमंडिया की सरकार बनी तो पीएम की कुर्सी 1 साल के लिए बांट लेंगे विपक्षी गठबंधन के दल। कर्नाटक के गुरमितकल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की चुनावी जनसभा। गुजरात के पाटन में राहुल गांधी की रैली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के एटा में चुनावी सभा को किया संबोधित। लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी भरा पर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने नाम वापस लेने के बाद थामा बीजेपी का दामन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। 6 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई जारी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि काफी देर तक लोग इसे बागलकोट की घटना ही समझते रहे। इस दौरान राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान बढ़ती कट्टरपंथी वारदातों पर जनता को आगाह किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के प्रति भी लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, ये आप जरा चिंता का विषय है। उसको एक साथ जोड़ करके देखिए, उसको टुकड़ों में मत देखना। आप सोचिए भाइयों बहनों, हुबली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ। जहां शिक्षा का दाम है, हुबली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए, वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद को पार कर सकती है। साथियों, कर्नाटका में कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हुई है।
कोई दुकानदार अपनी दुकान के भीतर हनुमान चालीसा सुनता है तो उस पर हमला हो जाता है। राजधानी बेंगलुरु तक में दिन दहाड़े आतंकी हमला होता है, बम फूटता है और सरकार पहले क्या बोलती है? कहती है गैस का सिलेंडर फटा है। ये गैस का सिलेंडर फटा है कि तुम्हारा दिमाग फटा है? बाद में कहते हैं ये बिजनेस राइवलरी थी। भाइयों बहनों, ये नॉर्मल क्राइम की घटनाएं नहीं है। ये आतंकवाद की, कट्टरतावाद की मानसिकता है और कांग्रेस सिर्फ वोट पाने के लिए इस मेंटालिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बागलकोट में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक उन्होंने अपनी स्पीच रोक दी और कुछ ऐसा कहा कि शोर बढ़ गया। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ। जरा एसपी जी वाले, ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा, थैंक यू। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा फर्जी वीडियो का मामला। असम पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रितोम सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, रितोम सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने ये इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा जो फर्जी वीडियो था उसका मामला है। इस मामले में असम पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। खुद असम के मुख्यमंत्री की ओर से ये जानकारी दी गई है और रितोम सिंह नाम का ये शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। जो गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ फर्जी वीडियो का जो मामला था, उस मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। असम पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, रितोम सिंह नाम का एक शख्स है जिसको असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में जानते हैं कि एक ऐसा वीडियो वायरल किया गया था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा बयान देते नजर आए थे जो वास्तव में उन्होंने ऐसा बयान दिया ही नहीं था। और उस फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा था और उसको हमने देखा कि पुलिस ने संज्ञान लिया। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आज असम पुलिस ने उसमें पहली गिरफ्तारी भी की है। रितोम सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है इस वीडियो को प्रसारित करने के मामले में, सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में। एक तरह से देखें कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रहे हैं कि किसी नेता के बयान को तोड़ मरोड़ कर या फिर जो बयान दिया नहीं है उसको सोशल मीडिया पर कुछ लोग प्रसारित करते हैं। और ये एक ऐसा बयान था जिसमें एक फेक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई तमाम लोगों द्वारा। और सोशल मीडिया पर इसको जिसने प्रसारित किया, जो लोग एक तरह से इसके सूत्रधार हैं, उनको एक तरह से अब उनकी पहचान की जा रही है और जिन लोगों ने इस वीडियो को आगे बढ़ाया उन पर भी एक नजर रखी गई है। क्योंकि ये पूरी तरह से फेक वीडियो है गृह मंत्री अमित शाह का, जिसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया गया था। तो इसमें असम के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि पहली गिरफ्तारी असम पुलिस ने एक शख्स की है, रितोम सिंह नाम एक व्यक्ति की। हम देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस, असम पुलिस और देश में कई जगहों पर ये वीडियो जिन लोगों ने जानबूझकर इस फेक वीडियो को फैलाने का काम किया है, उनके खिलाफ
कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह के जो लोग जानबूझकर फेक वीडियो प्रसारित करते हैं किसी नैरेटिव करने के लिए, उन पर एक लगाम लगाने बहुत जरूरी है, ये विशेषज्ञ भी मानते हैं। और इस मामले में चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील एक मुद्दे पर जिस तरह से एक फेक वीडियो प्रसारित की गई, तो इससे मंशा जाहिर होता है कि वो एक राजनीतिक दल के खिलाफ एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, एक जानबूझकर इस तरह के बयान को सामने रखा जाता है जिससे कि राजनीतिक दल की छवि पर एक ठेस पहुंचाया जाए। तो हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लिया और अब असम पुलिस ने पहली गिरफ्तारी भी कर दी है। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि इन चुनाव में इस तरह के मामले सामने आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो मामला रेवंत रेड्डी का मामला हो या ये मामला हो। कितना संवेदनशील होता है इस तरह के जो मामले होते हैं, ये खासकर चुनाव के दौर में कितने संवेदनशील होते हैं? देखिए, चुनाव के दौर में बयानों को, एक दूसरे दलों के बयानों को अपने हिसाब से रखना वो एक अलग बात है। लेकिन जब किसी नेता ने कोई बयान दिया ही ना हो और उस बयान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से इस तरह से फेक वीडियो बनाकर एडिटिंग करके सामने रखा जाए जिससे जो अर्थ है वो पूरा अनर्थ नजर आए, तो ये एक तरह से गंभीर अपराध के श्रेणी में आता है। ये इससे जाहिर होता है कि आप किसी मुद्दे पर उस नेता की छवि या फिर उस राजनीतिक दल के खिलाफ एक फेक नैरेटिव करना चाहते हैं और उस पर हम देखते हैं कि पुलिस संज्ञान ले सकती है और ये मामला उसी श्रेणी में आता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये जरूर देखना चाहिए कि किसी वीडियो को फॉरवर्ड करते वक्त या उसे किसी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालते वक्त कहीं वो फेक वीडियो तो नहीं है कि वो जाने अनजाने इस तरह का हिस्सा बन रहे हैं, इस तरह के फेक नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला गंभीर तब हो जाता है कुछ लोग जानबूझकर इस तरह के वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं इस मंशा से कि फेक नैरेटिव करा जा सके, तब मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पुलिस इस मामले में तेज से कार्रवाई कर रही है। असम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। और दर्शकों को भी हम कहेंगे कि क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में सोशल मीडिया में इस तरह के काफ़ी वीडियो व्हाट्सएप पे या दूसरे माध्यमों से सर्कुलेट होते रहते हैं। आप भी ऐसे वीडियो को अगर आगे सर्कुलेट करते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वो वीडियो असली है या किसी तरह का कोई फेक वीडियो है, ये आप देख लें। आपको भी इन मामलों में सावधान रहने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के सिरसी में अपनी हालिया यात्रा के दौरान अंकोला की फल विक्रेता मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में एक सार्वजनिक रैली में हिस्सा लिया और हेलीपैड पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की। मोहिनी गौड़ा अंकोला की एक फल विक्रेता हैं और वो अंकोला बस स्टैंड पर पत्तों में लपेटे हुए फल बेचती हैं। उसकी एक अनोखी विशेषता है कि यदि कुछ लोग फल खाकर पत्ते फेंक देते हैं तो वो पत्ते उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। पीएम मोदी ने उनके अच्छे काम के लिए उनकी सराहना की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर भगवान और धार्मिक स्थान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के प्रतिबंध की मांग वाली याचिका रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता का ये पहले ही मान लेना कि एमसीसी का उल्लंघन हुआ है, सही नहीं है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग की ये दलील दर्ज की कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा और आदेश पारित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजस्थान में पीएम के भाषण के मामले में उसने पहले ही नोटिस जारी किया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन साल में 4 अलग अलग प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पिछले 10 साल से देश को मोदी जी के रूप में एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जिससे न केवल राजनीतिक स्थिरता बल्कि नीतियों और विकास के कार्यक्रमों में भी स्थिरता आई है। इंडी अलायंस वाले देश में फिर से अस्थिर सरकार लाना चाहते हैं, मगर देश की जनता न तो इन्हें सत्ता में आने का मौका देगी और न ही इनके साल में 4 प्रधानमंत्री बनाने के मंसूबों को कभी पूरा होने देगी। 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकारें चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। न केवल राजनीतिक स्थिरता, नीतियों के बारे में और विकास के कार्यक्रमों के बारे में भी स्थिरता मिली है। अब इंडी अलायंस अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार बनेंगे, 1 साल ममता जी बनेगी, 1 साल स्टालिन बनेंगे, कुछ बचेगा तो राहुल जी बन जाएंगे, इस तरह से देश नहीं चलता है। एक नीति के साथ सातत्यपूर्ण तरीके से चलना चाहिए और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय में चुनाव प्रचार के दौरान एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता ला सकती है। अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सत्ता में आने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात करते हैं। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी भाइयों, भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है और दिग्गजों के नामांकन भरने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान विशाल जनसैलाब उमड़ा। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस अवसर पर उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी ने 15 साल एक लापता सांसद देखा, जिनके कार्यकाल में किसानों को कई यातनाएं सहन करनी पड़ी। आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते इसी गौरीगंज में खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा। इसलिए आज मैं कृतज्ञता के भाव से अमेठी के सभी परिजनों को आपका आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को मिले, ऐसा उनके शुभ चरणों में अपना ये निवेदन अर्पित करते हुए मैंने आज अपना नामांकन भरा।
और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और दिया डंके की चोट पर दिया। हमारी सरकार ने मराठा सेनाओं द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक किलों को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है। महाराष्ट्र का लोहगढ़ हो, सिंधुदुर्ग हो या फिर मराठा सेनाओं द्वारा बनाया गया तमिलनाडु का जिंजी फोर्ट हो, इन सभी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मराठा विरासत की शान दुनिया में बढ़ेगी तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में डंका बजे तो गर्व होना कैसे नहीं होना चाहिए? लेकिन कांग्रेस को तकलीफ होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है। साथियों, सातारा ने बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के सामाजिक न्याय को गढ़ने में बड़ा योगदान दिया है। एनडीए सरकार ने 10 वर्षों में इसी प्रेरणा को सुशासन का आधार बनाया है। आप देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में से 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 370 की दीवार बनाई हुई थी। आपके आशीर्वाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को ध्वस्त कर दिया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया। आप मुझे बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? 370 हटा करके देश की शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली? ये गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर हावी रही है। भाइयों बहनों, 370 हटाकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। वहां मेरे दलित भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, ओबीसी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला। वो हक मिल रहा है जो हिंदुस्तान की हर महिलाओं को मिल रहा है,
वो आज जम्मू कश्मीर में आजादी के इतने सालों के बाद मिल रहा है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार में ही मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्का घर, बिजली, पानी, अनगिनत सुविधाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मोदी ने अपना पल पल खपाया है। और ये लाभ पाने वालों में ज्यादातर कौन लोग हैं? कौन लोग थे जो इन चीजों से वंचित थे? इन सारे लाभ को पाने वाले सबसे ज्यादा मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी पिछड़े परिवार हैं। अब बीजेपी एनडीए की सरकार इन्हें प्राथमिकता देकर काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने ही आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था है, पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था, और जब मोदी को आपने अवसर दिया, मोदी ने फिर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस के इरादे क्या है, ये हमने कर्नाटका में देखा है। क्या कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं आपको जगाने आया हूं भाइयों। ये क्या खेल कर रहे, जरा चौंक जाएंगे आप सुन करके। तो सतारा महाराष्ट्र से आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। और इसी के साथ अपने इस खास बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।